हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो 3 यूनिट कंप्लीट करने के बाद होपफुली आपका कॉन्फिडेंस आ गया होगा। और उसी कंटिन्यूएशन में आज 4th यूनिट के 12 मार्क्स पक्के करते हैं। इस यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। तो दोनों के दोनों चैप्टर हम एक साथ रिवाइज करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट इट। पीबीआर 322 बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, लेकिन प्रॉब्लम आती है उसकी सारी की सारी क्लोनिंग साइट्स की। तो एक सिंपल ट्रिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जिसे आप सारी की सारी साइट्स इजीली याद कर पाएंगे। तो ट्रिक है, पीटी सर कॉल्स पीयू एंड अमर। तो पीटी से हो गया पीएसटी1, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम आल्सो। पीयू से क्या हो गया, पीवीयू1, एंड अमर से हो गया एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन के लिए जो साइट्स हैं वो क्या हो गई, पीएसटी1 एंड पीवीयू1। क्लियर हो गया बच्चों। अब दूसरी तरफ आते हैं, टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या होगा, ट्रू बनाना सलाद। तो ट्रू से हो गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, बनाना से हो गया वाम H1, और सलाद से हो गया साल 1। तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, वाम H1 और साल 1 किसके लिए है, टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस के लिए। इसी तरह अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो CLA1 और आपको हिंड दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसके लिए ट्रिक है, क्लास 1 CLA1, इकोनॉमिक्स से हो गया इको R1, एंड हिंदी से हो गया हिंड 3। हिंदी से क्या हो गया बच्चों, हिंड 3। इजिली आप ये चीजें याद रख सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट्स कितनी होती है, चलिए बताइए। टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट्स हैं बच्चों 8, एंड सेलेक्टेबल मार्कर्स कितने हैं, 2, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। होप आप चीजें आपको इजिली याद हो जाएंगी। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेटा सबसे पहले बात आती है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या एंजाइम्स को यूज किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स आर यूज्ड, ठीक है। एंजाइम्स कहां से, फ्रॉम दोज ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस which are beneficial useful to human beings। तो उस टेक्निक को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो गवर्निंग बॉडी है, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स का, या उनकी सेल्स का, या उनके पार्ट्स का, और मोलिकुलर एनालॉग्स का, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। तो ये जो डेफिनेशन है यूरोपियन फेडरेशन की, ये नेचुरल साइंस और उसके इंटीग्रेशन का एक क्लियर कट आइडिया देती है, राइट। अब उसके बाद बात आती है, व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा, प्रिंसिपल्स रादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दो प्रिंसिपल है। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था। इंजीनियरिंग, जीन्स की इंजीनियरिंग करनी है, कि अल्टरेशन करना है, चेंजेस करने हैं, है ना। अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस। अल्टरेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक मटेरियल, वेदर इट्स डीएनए और आरएनए, उसकी केमिस्ट्री को चेंज करना, वो क्या कहलाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जिसकी वजह से होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाता है बेटा। क्लियर। और दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरा जो प्रिंसिपल है, दैट इज नोन एज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। एक है जेनेटिक और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब हमने उसकी केमिस्ट्री तो इंजीनियरिंग, सॉरी, उसकी हमने केमिस्ट्री तो चेंज कर दी जीन्स की। अब इसमें क्या है, इसको मेंटेन करना है। मेंटेन कहाँ पे करना है, मेंटेन इन स्टेराइल कंडीशन, कंटामिनेशन फ्री कंडीशंस, नो कंटामिनेशन। क्योंकि अगर कंटामिनेशन आ गया, इन्फेक्शन हो गया, तो वो अपनी एक्सप्रेशन कंप्लीटली नहीं दे पाएगा।
कि सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब की ग्रोथ हो, या यूकेरियोटिक सेल में लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस हो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की, चाहे वो हम एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, चाहे हम एंजाइम्स बना रहे हैं, उनकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों मेरे? तो दो मेन प्रिंसिपल्स हो गए, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो इंजीनियरिंग या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्लियर बच्चों मेरे? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दीजिए आप मुझे। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? तो व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? आपने इन दिनों बहुत नाम सुना होगा, जीएमओ जीएमओ जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। यहां से भी आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड कि जीन्स में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा उसमें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें चेंजेस करने हैं, केमिकल चेंजेस करने हैं, डीएनए आइडेंटिफिकेशन। वो किसके हेल्प से होगा? विद डिजायरेबल जीन्स या विद डिजायर्ड जीन्स। उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें बेटा? इस डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, अभी तो अपने एक्सप्रेशन देगा। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे? मेंटेनेंस, कि हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसके बाद जो हमारा डीएनए है जो हमने इंट्रोड्यूस किया, उसको उसके उस डीएनए को होस्ट में मेंटेन करके रखना। एंड फाइनली ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू द प्रोजेनी, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर ऑफ दिस इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू नेक्स्ट जनरेशन इनटू प्रोजेनी। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करने के लिए स्टेप्स होते हैं। ठीक है बच्चों मेरे? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, कोई किंतु परंतु, कोई बट? ठीक है। अब जो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, डीएनए आइडेंटिफिकेशन, उसमें क्या करते हैं बेटा? देखो कि भाई दो तरीके से ये हो सकता है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन करवा दें हम, ट्रेडिशनल तरीके से, ट्रेडिशनल मेथड से हाइब्रिडाइजेशन करवा दें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें अनडिजायरेबल जो जीन्स होते हैं, अनवांटेड जो जीन्स होते हैं, वो भी एंटर कर जाते हैं। लेकिन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें सिर्फ कैसे आएंगे? ओनली डिजायर्ड जीन्स, क्योंकि सेलेक्ट किया है हमने, डिजायर्ड जीन्स एंटर्स। ठीक है बच्चों मेरे? यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गई ये बात? तो इन्हीं सब, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है कि जो इंट्रोडक्शन था आइडेंटिफाइड डीएनए का होस्ट में, वो वेक्टर की हेल्प से करवाया जाएगा, वेक्टर उसमें यूज किए जाएंगे, लाइक प्लाज्मिड, फास्मिड। ठीक है, और उस डिजायर्ड डीएनए को प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। ये मान लो हमारा डिजायर्ड 4n डीएनए है, जहां पे वो मल्टीप्लाई करेगा और सक्सेसफुली अपना काम करना शुरू कर देगा और नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो जाएगा। तो ये सारा काम जो प्रोसेस है जॉइनिंग की, इंसर्टिंग फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये सारा क्या कहलाता है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दिस इज नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए वाज प्रिपेयर्ड बाय, ये आपको फोटो एनसीईआरटी में दिख गया होगा, आपने देखा होगा, स्टैनले कोहेन एंड हार्बर्ट बोयर, ये दो साइंटिस्ट थे। 1972 में उन्होंने सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया। किससे बनाया उन्होंने? सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से। उन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, या हम कह सकते हैं उस पीस, डीएनए के उस पीस को आइसोलेट किया, आइसोलेट कर लिया, ठीक है, ओके। एंड इट वाज लिंक्ड विद, किसके साथ लिंक किया जाता है उसको? वेक्टर के साथ, प्लाज्मिड वेक्टर के साथ उसको लिंक कर दिया। और उसके बाद होस्ट में, होस्ट वहां पे उन्होंने क्या लिया? इकोलाई, इकोलाई में उसको ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने क्या देखा? इट सक्सेसफुली एक्सप्रेस्ड एंड मल्टीप्लाइड इन इकोलाई, राइट? So this was the methodology used by Cohen and Boyer. अब बात आती है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए क्या टूल्स यूज किए जाते हैं। व्हाट आर द टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? क्योंकि यहाँ पे जीन्स की मैनिपुलेशन करनी है, तो सबसे पहले जो चीज जरूरी होती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जगह हम क्या कहेंगे? एंजाइम, एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, ये पहला टूल होगा। उसके बाद वेक्टर की हेल्प से उसको लाइगेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है कॉम्पिटेंट होस्ट में, जहां पे वो अपनी एक्सप्रेशन देता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा? चलिए, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इसमें सबसे पहले आते हैं। वैसे तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बट हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के। लाइगेजेस एंजाइम भी है, जॉइनिंग एंजाइम भी है, बाकी दूसरे टाइप के एंजाइम्स भी होते हैं, बट मेनली विल डिस्कस restriction enzymes. Restriction enzymes 1963 में बेटा दो एंजाइम आइसोलेट किए गए, ठीक है, जिनको बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा गया। तो फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, दैट वाज हिंड 2। किसने आइसोलेट किया था? चलो, अगर किसी को पता है तो बताइए। आइसोलेटेड बाय विल्कॉक्स एंड केली, इन्होंने सबसे पहले हिंड 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया, ठीक है। प्रेजेंटली मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नोन। अब हिंड 2 की स्पेशलिटी क्या होती है? इट ऑलवेज, याद रखना, ऑलवेज, आई एम सेइंग ऑलवेज कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, वहां पे वो कट करता है जहां पे 6 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। एंड दीज 6 बेस पेयर्स आर नोन एज रिकोजनेशन सीक्वेंस। उसको क्या कहा जाता है? रिकोजनेशन सीक्वेंस। क्लियर बच्चों मेरे? ये रिकोजनेशन सीक्वेंस हो गई, ठीक है। Restriction enzymes belong to special class of enzymes called nucleases. Nucleases दो टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लियेसेस एंड एक्सोन्यूक्लियेसेस। तो यहाँ पे भी दो ही हो गए, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सो, एक्सो मींस आउटसाइड, जो एंड्स पे कट करें। एंडोन्यूक्लियस कट विद इन द सीक्वेंसेस, ठीक है। तो यहाँ से स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन? बताओ। सो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक है, ठीक है। चलिए, नाउ these restriction endonucleases recognize a specific palindromic sequence, palindromic nucleotide। पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? आप ऐसे याद रखिए, मलयालम, मलयालम। अगर इसको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे सेम आएगा, या तेजू के पापा के जूते। तो इसी तरह ऐसी सीक्वेंसेस which read same in 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime, such sequences are known as palindromic sequence। एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस मैं आपके लिए लिख रहा हूं, GAATTC, ठीक है, CTTAAG, सेम होगी।
लेफ्ट टू राइट भी पढ़ेंगे तो भी सेम है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट दोनों तरह सेम होगा। ऐसे सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं बेटा, याद रहेगा आपको। बताइए फटाफट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तो दीज रेस्ट्रिक्शन endonucleases, as I told you, produces sticky ends, cohesive ends। कैसे ये कोहेसिव एंड काम करेंगे? इस तरह से काम करेंगे। दोबारा से एनसीईआरटी का डायग्राम है कि एंजाइम जो है वो कट करता है डीएनए स्ट्रैंड को एक सेम साइड पे, ठीक है। इको आर1 कट द डीएनए बेसिस बिटवीन सीक्वेंसेस, ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वहां पे कट किया, यहाँ पे कट हो गया, तो इस तरह से स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गई, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए, और डीएनए लाइगेज एंजाइम के हेल्प से इन स्टिकी एंड्स को ज्वाइन कर दिया गया। तो जो नया डीएनए बना उसको क्या कहा जाता है? रिकॉम्बिनेंट। क्लियर बच्चों मेरे? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। स्टिकी एंड्स क्या कर रहे हैं? स्टिकी एंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हमें पता है ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इन बॉन्ड्स को फिर सील कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। मोलिकुलर ग्लू भी कहा जाता है। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मोलिकुलर सीजर्स कहते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम को मोलिकुलर ग्लू कहा जाता है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब कट करता है तो डीएनए फ्रेगमेंट्स सेम काइंड के स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हमने ज्वाइन कर दिया विद हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। क्लियर बच्चों? कोई कंफ्यूजन? चलिए, नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, कैसे इनको नाम दिया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, चलो अब कुछ रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या है? फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स जीनस, तो इकोलाई के लिए ई जीनस हो गया। सेकेंड टू लेटर्स स्पेसिफाई स्पीशीज of the prokaryotic cell from which they are isolated, तो ई जीनस हो गया ई कोलाई में, सीओ क्या हो गया? स्पीशीज हो गया। आर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेन, टाइप फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। एंड लास्ट में जो नंबर है, रोमन नंबर, वो किस ऑर्डर में एंजाइम को आइसोलेट किया गया फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो ई को R1, इसको नाम दिया गया इकोलाई R1 के। क्लियर बच्चों? कोई कंफ्यूजन? तो अब आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है, किस टाइप के एंजाइम्स होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर है क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होती हैं और किस तरह से काम करती हैं, व्हाट आर मोलिकुलर सीजर्स एंड व्हाट आर मोलिकुलर ग्लूज। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो बच्चों मेरे एक बार बता दीजिए मुझे। यहाँ तो कोई समस्या तो एक बार बता दो मुझे जल्दी से। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि एक रिकम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये जरूरी है कि वेक्टर और सोर्स डीएनए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट हो, जिससे जो रिजल्टेंट डीएनए बने उसमें सेम स्टिकी एंड्स हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड दीज स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, जिनको हम डीएनए लाइगेज एंजाइम के हेल्प से जोड़ सकते हैं। क्लियर बच्चों? क्लियर है? चलिए, अब सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, वो कैसे कर सकते हैं हम? इसके लिए टेक्निक यूज की जाती है बेटा, जिसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या होती है कि यहाँ पे इस टेक्निक में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है और फ्रेगमेंट जो है वो मूव करते हैं थ्रू विस्कस मैट्रिक्स। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो बना होता है जेल का। कॉमनली यूज जो जेल है दैट इज एग्रो जेल।
लेकिन पेज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी यूज की जाती, PAG, पेज। कॉमनली एग्रो जेल यूज किया जाता है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड। ठीक है बच्चे, क्लियर। सो अगर ओवरऑल समरी की बात करें तो देखिए क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पूरा क्या प्रोसेस हुआ बताइए। सबसे पहले, सॉरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में, नॉट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हुआ कि डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज था, इट गोट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड, राइट, क्लियर। अब चार्ज सेपरेशन हुआ तो जो लार्जर पार्टिकल्स फ्रेगमेंट्स थे वो स्लो मूव किए and smaller particle move faster, so different type of bands are obtained. These bands were separated, right? अब इससे पहले क्या किया गया, स्टेनिंग की हमने। स्टेनिंग किसकी हेल्प से की, इथिडियम ब्रोमाइड के हेल्प से। उसके बाद यूवी एक्सपोजर दिया, यूवी एक्सपोजर से ऑरेंज कलर के बैंड्स मिल गए एंड दीज बैंड्स वर सेपरेटेड, क्लियर। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। अब उसके बाद बात आती है बेटा क्लोनिंग वेक्टर्स की। वेक्टर क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में हम वेक्टर को कैसे समझ सकते हैं। वेक्टर एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है जो कैरी करता है फॉरेन डीएनए को, विच कैरीज फॉरेन डीएनए एंड रेप्लिकेट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर अपनी कॉपीज बना देता है, इसलिए इसको वेहिकल डीएनए भी कहा जाता है। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स आर यूज्ड, जिसमें प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज आर मेन। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि प्लाज्मिड फॉर्म्स ओनली 1 और 2 कॉपीज, जबकि बैक्टीरियोफाज 15 से लेके 100 कॉपीज तक बना देता है। प्लाज्मिड में सबसे कॉमन टाइप का जो प्लाज्मिड हम डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं दैट इज पीबीआर 322। और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि कौन से साइट्स के लिए क्या यूज किया जाता है। तो पीबीआर 322 में पी स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। बी फॉर बोलिवियर एंड आर फॉर रोड्रिगेज। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इसको सबसे पहले स्टडी किया था। एंड 322 स्ट्रेन का नंबर है जहां से इसको आइसोलेट किया है। इज इट क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन। प्लाज्मिड एज ए वेक्टर की डिस्कवरी किसने की थी, दैट वाज हेज एंड लेडरबर्ग। तो इन ईच क्लोनिंग वेक्टर देयर आर सर्टेन फीचर्स। तो फीचर्स की बात करें हम किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के, तो सबसे पहला जो फीचर होता है दैट इज ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ये वो एरिया है ना बेटा जहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है, जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, उसको हम ORI साइट कहते हैं। दिस वन, दिस इज ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। यहाँ पे एक जो फॉरेन डीएनए का जो पीस है जिसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट किया था, उसको हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं इनटू द होस्ट, सॉरी वेक्टर फर्स्ट, और वेक्टर में होने के बाद इसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है जहां पे ये रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज बनाता है, क्लियर। ये दूसरा काम क्या करता है, ORI साइट कंट्रोल्स कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, कितनी कॉपीज बनेगी, कॉपी नंबर भी कंट्रोल करता है। तो पहला फीचर क्या हो गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट या ORI साइट।
सेकंड चीज जो आ जाती है, सेकंड फीचर जो आ जाता है, दैट इज सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर वो जीन जो सेलेक्ट करता है ट्रांसफॉर्मेंट को, जीन विच सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिजेक्ट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? अगर डीएनए का कोई सेगमेंट होस्ट में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद सक्सेसफुली रेप्लिकेट करे, अपनी कॉपीज बनाए, अपना एक्सप्रेशन दे दे, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट। जबकि बाकी सारे क्या कहलाएंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का डिफरेंस आपको समझ में आ गया? क्लियर? या हम कह सकते हैं कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स बने, और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो ट्रांसफॉर्मेंट की फॉर्मेशन हो। अब जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हमने लिए ए कोलाई में, वो क्या लिए? जीन एनकोडिंग फॉर एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स लिए हमने। ठीक है। नॉर्मल जो ई कोलाई सेल्स होती हैं, नॉर्मल ई कोलाई सेल्स हैव नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, फॉर एंटीबायोटिक्स, चाहे वो एम्पिसिलिन की बात हो, चाहे वो टेट्रासाइक्लिन की बात हो, दोनों में से किसी के लिए भी उसमें रेजिस्टेंस नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता है। ठीक है। तीसरा जो फीचर आ जाता है, दैट इज क्लोनिंग साइट। थर्ड फीचर इज क्लोनिंग साइट। अब हमारे पास जो फॉरेन डीएनए है, एलियन डीएनए है, उसको लिंक करने के लिए वेक्टर में कुछ रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, जिसके ये रिकॉग्निशन साइट किसके लिए है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। These recognition sites are for restriction enzyme, जिसके हेल्प से वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, पहचान पाएगा। ठीक है। मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट जनरेट मैनी फ्रेगमेंट्स, जिससे कि प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जीन क्लोनिंग की। तो ये जो लाइगेशन है एलियन डीएनए का रिस्ट्रिक्शन साइट पे, इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स इस केस में। आप देखो दो चीजें हैं हमारे पास, क्या क्या है? या तो हम फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करें टेट्रासाइक्लिन के साइट्स में, रिकॉग्निशन साइट्स में, जहाँ पे बाम H1 प्रेजेंट है या साल साल 1 प्रेजेंट है, या हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस एरियाज में, जहाँ पे PU1 और PST1 है। क्लियर? तो अब मान लीजिए हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है। उसकी साइट पर हमने उसको लिंक करवा दिया, लाइगेट करवा दिया, उससे क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज फॉर्म, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। नाउ दिस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेट। अगर लाइगेशन नहीं हुआ होता तो क्या कहलाता वो? नॉन ट्रांसफॉर्मेट, है ना। अब एक और वर्ड आता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या आता है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कैसे काम करता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? कि किसी चीज के इंसर्ट करने से कोई चीज इनएक्टिव हो रही, सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ लीजिए। अब हमने क्या किया? हमने टेट्रासाइक्लिन की साइट्स बाम H1 में फॉरेन डीएनए को हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। यही किया है हमने बेटा। When foreign DNA is inserted within a gene of bacteria,
द जीन इज इनएक्टिवेटेड, जीन क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। क्यों एक्टिवेट हो गया? ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बात समझ में आ गई, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इसको कह देते हैं बेटा, ठीक है। सो नाउ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो हमारा बना, दिस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड ये क्या करेगा, इट लूज tetracycline resistance, it lose tetracycline resistance due to insertional inactivation, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये प्लाज्मिड देखो, ये ट्रांसफॉर्म सेल है जिसमें रिकॉम्बिनेंट बन गया, ये नॉन ट्रांसफॉर्म सेल है तो नॉन नो रिकॉम्बिनेंट इज फॉर्म। अब यहाँ पे इस न्यूट्रिएंट प्लेट में क्या किया, न्यूट्रिएंट मीडिया डाल के एम्पेसिलिन ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या ऐड किया है, एम्पेसिलिन, तो एम्पेसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गया ना, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनाइज आर डेवलप्ड बट नॉट टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुआ। बात समझ में आ गई। जिस एंटीबायोटिक के एरिया में फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो इनएक्टिव हो जाएगा, दूसरे के अगेंस्ट एक्टिविटी शो होगी, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो जब प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस किया गया इकोलाई में तो तीन तरह की सेल ऑब्टेन हुई हमें, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर एंड ट्रांसफॉर्म विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में तो क्या हो गया, सीधी सी बात, इसमें तो कोई प्लाज्मिड ही नहीं है, देयर इज नो प्लाज्मिड, वेक्टर ही नहीं है। तो वेक्टर नहीं है तो क्या होगा, नो रेजिस्टेंस, ना एम्पेसिलिन के लिए रेजिस्टेंस, ना टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ट्रांसफॉर्म्ड विद नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये दोनों के लिए रेजिस्टेंस फॉर बोथ, एम्पेसिलिन के लिए भी और टेट्रासाइक्लिन के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए रेजिस्टेंट है। और यहाँ पे हमने क्योंकि टेट्रासाइक्लिन के एरिया में फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया था, तो दीज आर ट्रांसफॉर्मेंट्स हैविंग रेजिस्टेंस टू एम्पेसिलिन, only to ampicillin but not tetracycline। बात समझ में आई, चलिए, तो ये बात हो गई। उसके बाद हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से व्हाट यू से सेलेक्ट कर सकते हैं बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन एम्पेसिलिन प्लेट। हम क्या कर रहे हैं, या तो एम्पेसिलिन के ऊपर उसको ग्रो करवाएं या टेट्रासाइक्लिन के ऊपर उसको ग्रो करवाएं, दोनों में से एक के साथ उसको ग्रो करवा सकते हैं। तो मान लीजिए हमने टेट्रासाइक्लिन सॉरी एम्पेसिलिन मीडियम के ऊपर उसको ग्रो करवाया, तो ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे दे आर ट्रांसफर्ड ऑन टेट्रासाइक्लिन मीडियम, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट जो रिकॉम्बिनेंट है वो कहाँ ग्रो करेगा, ग्रो इन एम्पेसिलिन मीडियम, recombinant will grow in ampicillin medium but not in tetracycline, ठीक है। जिस पे ग्रो करवा रहे हैं वहां पे ग्रोथ नहीं होगी, दूसरे के अगेंस्ट रिकॉम्बिनेंट ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है वो दोनों पे ग्रो करेंगे, एम्पेसिलिन पे भी और टेट्रासाइक्लिन पे भी, ये दोनों पे ग्रो करेंगे, एम्पेसिलिन पे भी और टेट्रासाइक्लिन पे भी। तो मतलब क्या हो गया, कंक्लूजन क्या आ रहा है, बताओ कंक्लूजन क्या है इसका, इसका कंक्लूजन क्या है कि वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन helps to
सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेट्स, है ना। और जो इनएक्टिवेटेड है, इनएक्टिवेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, वो क्या करेगा, सेलेक्ट रिकॉम्बिनेंट। तो एक से ट्रांसफॉर्मेंट पता चल गया हमें, एक से हमें रिकॉम्बिनेंट पता चल गया, ठीक है। लेकिन ये पूरी प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, अल्टरनेट जो सेलेक्टेबल मार्कर्स थे वो डेवलप किए गए बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस कलर रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। देखो हमारे पास फॉरेन डीएनए है, हमारे पास हमारी बैक्टीरियल सेल है, इकोलाई है। अब एक केस में तो हमने प्लाज्मिड में उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया फॉरेन डीएनए को, एक में फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड में इंसर्ट नहीं करवाया गया। तो क्या होगा, जब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ उसको मिक्स किया जाएगा तो फॉरेन डीएनए के साथ जो प्लाज्मिड था वो व्हाइट कॉलोनीज बनाएगा, जबकि विदाउट प्लाज्मिड इट विल प्रोड्यूस ब्लू कॉलोनीज। तो उससे क्या पता चला, जो हमने लैक जेड इंट्रोड्यूस किया था, अगर आपको लैकोप्रोन याद है तो वहां पे हमने पढ़ा था जीन क्या था, जेड, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है ना। तो ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो जीन क्या हो गया, इनएक्टिवेटेड। क्यों इनएक्टिवेटेड, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हमने पढ़ा था अभी कि इंसर्ट करने की वजह से जीन अपना काम नहीं करता, तो जो कॉलोनीज है वो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करती, तो व्हाइट कलर इज ऑब्टेन्ड। बट यहाँ पे अगर कोई जीन इंसर्ट ही नहीं किया हमने तो इट गिव्स ब्लू कलर कॉलोनीज इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। बात में समझ में आ गई कलर रिएक्शन वाली। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इंसर्ट हो गया, इज इंसर्टेड इनटू सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज, सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज, और इसने इसको इनएक्टिवेट कर दिया, नो कलर इज प्रोड्यूस्ड विद क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। ठीक, चलिए अब बात आती है कि वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे जेनेटिक टूल्स हैं पैथोजेंस के जो कि सक्सेसफुली वेक्टर को ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसका बेस्ट एग्जांपल ही आपको यहाँ पे दिख रहा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर है। इट इज ए रेट्रोवायरस, इट इज ए रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का मतलब आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, है ना, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है इसमें। ठीक, अब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस क्या करता है, इसको मैं शॉर्ट में एटी से लिख देता हूँ। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस डिलीवर करता है डीएनए का एक पीस, जिसको हम क्या कह रहे हैं, टी डीएनए, ट्रांसफर डीएनए। ठीक है, इसमें ये क्या करता है, नॉर्मल प्लांट सेल को, नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देता है, तो एक तरह से ट्यूमर इंड्यूसिंग हो गया। ठीक है, और ये ट्यूमर क्या करते हैं, दिस ट्यूमर प्रोड्यूस केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय पैथोजन। पैथोजन के लिए केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं ट्यूमर सेल्स। ठीक है, अब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, एक सेकेंड, यस, दिस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड,
ठीक है, टीआई प्लाज्मिड किसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का, उसको मॉडिफाई कर दिया। इसमें तो प्रॉपर्टी थी, इसमें प्रॉपर्टीज क्या थी, एक तो ट्यूमर इंड्यूस करने की और एक रेप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई करने की। तो इसके ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी को तो साइलेंस कर दिया, लेकिन रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी को रख लिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये नॉन पैथोजेनिक है बट ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि हमारे काम का मतलब प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करके ह्यूमन बीइंग्स के फायदे का, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है ना बेटा, इंटरेस्ट का जीन हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। यहां तो कोई कंफ्यूजन। इसी तरह जो रेट्रोवायरसेस होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, रेट्रोवायरस एनिमल्स में भी ये काम कर सकते हैं। दे कैन ट्रांसफॉर्म इन एनिमल्स आल्सो, दे ट्रांसफॉर्म normal cells into cancer cells, normal cells into cancer cells। कैसे, देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने क्या पढ़ा था, प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो ऑन्कोजेनिक हो जाते हैं, कैंसर कोजिंग हो जाते हैं, है ना, कैंसर कोज करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज किया गया प्लांट सॉरी एनिमल्स में। चलिए, तो ये बात हो गई कि किस तरह से वो प्लांट और एनिमल्स में भी उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। अब तीसरा जो कंपोनेंट था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेक्टर्स, और उसके बाद कॉम्पिटेंट होस्ट। होस्ट क्या होता है, कॉम्पिटेंट होस्ट, व्हाट इज कॉम्पिटेंट होस्ट, कि जिसमें एबिलिटी हो। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें एबिलिटी हो। देखो डीएनए क्या है, डीएनए हाइड्रोफिलिक है, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। अभी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर सकता ना, किसको, सेल मेम्ब्रेन को। लेकिन जब तक ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो इंसर्ट कैसे होगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो इसलिए इसको कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, इसको कैपेबल बनाया जाता है। कॉम्पिटेंसी क्या है, एबिलिटी है सेल्स की टू टेक अप द फॉरेन डीएनए। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, इसमें पहला मेथड क्या यूज कर सकते हैं हम, केमिकल मेथड होता है। केमिकल मेथड में क्या किया जाता है बेटा, कि जो डाइवेलेंट आयंस होते हैं जैसे कैल्शियम आयंस, उनको यूज किया जाता है। स्पेसिफिक कंसंट्रेशन डाइवेलेंट आयन की यूज की जाएगी, जिससे जो एफिशिएंसी है सेल की इंक्रीज कर जाती। क्यों, क्योंकि सेल वॉल में पोर क्रिएट कर देता है एंड फॉरेन डीएनए कैन एंटर इनटू इट। उसके बाद क्या किया जाता है, हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है। दी सेल्स आर इंक्यूबेटेड, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना उन सेल्स को इंक्यूबेट किया जाता है, पहले आइस पे, देन प्लेसिंग देम इनटू हाई टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 मिनट्स। तो इस ट्रीटमेंट की वजह से बैक्टीरिया जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लेता है। सो दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज हीट शॉक मेथड, इसको हीट शॉक मेथड भी कहा जाता है। ठीक, ये केमिकल मेथड हो गया, CaCl2 की हेल्प से होता है, ये CaCl2 मेथड भी कहलाता है। तो क्या किया, कॉम्पिटेंसी की वजह से ट्रांसफर हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल में, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, होस्ट सेल कॉम्पिटेंट नहीं थी क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक डीएनए मॉलिक्यूल था, तो उसको डाइवेलेंट आयन के हेल्प से ट्रीट कर दिया, ओर्स का नंबर इंक्रीज हो गया, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, परमेबिलिटी इंक्रीज, नॉट प्रोबेबिलिटी, परमेबिलिटी, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर
बैक्टीरियल सेल में हीट शॉक मेथड दे दिया, डाइवेलेंट कैटायंस दे, फिर हीट किया, इंक्यूबेशन आइस में, फिर हीट, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबल हो गया। ठीक, बैक्टीरियल सेल में ये मेथड बहुत इफेक्टिव होता है। प्लांट सेल्स के लिए क्या कर सकते हैं? प्लांट सेल के लिए जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड यूज किया जाता है। इसको हम व्हाट यू से फिजिकल मेथड भी कहते हैं बेटा। दिस इज आल्सो नोन एज फिजिकल मेथड। प्लांट सेल में कि हाई स्पीड पे गोल्ड या टंगस्टन की पैलेट विच आर कोटेड विद डीएनए, ठीक है, क्योंकि टंगस्टन नॉन रिएक्टिव है, तो इनमें डीएनए कोटेड है, ये इनको हाई स्पीड पे बम्बार्ड किया जाता है प्लांट सेल पे, तो डीएनए एंटर्स इनटू द होस्ट सेल। इसके अलावा एनिमल सेल के लिए क्या यूज किया जा सकता है? एनिमल सेल के लिए माइक्रो इंजेक्शन मेथड यूज किया जा सकता है। माइक्रो इंजेक्शन मेथड इज वेरी इफेक्टिव। इसमें क्या करेंगे? रिकम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं इनटू द होस्ट सेल, डायरेक्टली with the help of this माइक्रो इंजेक्शन। तो प्लांट सेल के लिए क्या यूज किया था? जीन गन। एनिमल सेल के लिए माइक्रो इंजेक्शन मेथड यूज किया जाता है। इसके अलावा ये तीनों मेथड्स के अलावा एक और टाइप के वेक्टर्स होते हैं, जिनको शटल वेक्टर्स कहा जाता है। वेक्टर्स की हमने बात करी थी ना। शटल वेक्टर क्या होता है कि ऐसे वेक्टर हैं जो यूकैरियोट्स में यूज किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी यूज हो सकते हैं, बैक्टीरियल सेल में भी इनको यूज किया जा सकता है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? शटल वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, कोई समस्या है तो बता दो, नहीं है कोई दिक्कत? चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं बेटा प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि ये सारे के सारे जो मेथड हमने पढ़े थे उनको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो तरीका होता है दैट इज डीएनए आइसोलेशन। अब अलग अलग तरह की सेल्स हैं, तो उसके लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स यूज किए जाते हैं टू आइसोलेट डीएनए। मान लीजिए हमारे पास है बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल को हम आइसोलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम। हमारे पास है प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या यूज कर देंगे? सेलुलेज एंजाइम हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फंगल सेल, फंगल सेल के लिए हम क्या यूज कर देंगे? चिटिनेज एंजाइम यूज कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास है हिस्टोन प्रोटीन्स या प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के लिए क्या यूज करेंगे? प्रोटीएजेज एंजाइम्स, है ना। तो जैसी सेल होगी उसी के हिसाब से एंजाइम यूज कर देंगे। आरएनए है तो राइबो न्यूक्लियस यूज कर देंगे। अब हमने उसको यूज कर लिया, अब उसके बाद चिल्ड इथेनॉल यूज करेंगे। तो जो प्यूरिफाइड डीएनए है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्यूरिफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट कर जाता है, और उस प्रेसिपिटेट्स को हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस प्रेसिपिटेटेड डीएनए इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स, ये थ्रेड्स की फॉर्म में है। ठीक है, इट कैन बी टेकन आउट, इट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग प्रोसेस। ये जो मैंने पीछे आपको दिखाया था वो क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड स्पूलिंग। ये है प्रोसेस स्पूलिंग की, स्पूलिंग है ये। ठीक, अब हमने डीएनए ले लिया, अब क्या करेंगे? अब उस डीएनए को कटिंग करेंगे, स्पेसिफिक साइज की कटिंग बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को तो हमने इतना डिस्कस किया है कि शायद आपको सारा याद हो गया होगा अभी तक, कि एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे और उसको डिजायर्ड कट दे देंगे। ठीक है, और फिर
मान लीजिए ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है, ये हमारा वेक्टर है, प्लाज्मिड है, उसमें हमने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया तो नया डीएनए बना, वो क्या बन गया? रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अमाउंट है डीएनए का, डिजायर्ड डीएनए का, वो कम होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अमाउंट को एम्पलीफाई करना पड़ेगा। एम्पलीफाई करना पड़ेगा मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक टेक्निक यूज की जाती है जिसको कहते हैं पीसीआर, पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन। दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय कैरी मूलिस इन 1985। कैरी मूलिस ने इसको डेवलप किया था। 3 स्टेप में प्रोसेस होती है। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, सेकंड इज एनिलिंग एंड थर्ड इज एक्सटेंशन। पहले हाई टेम्परेचर देके जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, जिसको हम डीएस डीएनए कहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया जाता है। जब हीट करते हैं तो जो पेयरिंग थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वो टूट जाती है, तो जो डीएनए के स्ट्रैंड है अलग अलग हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। उसके बाद प्राइमर ऐड किया जाता है। व्हाट इज प्राइमर? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं which are complementary to complementary to our DNA strand। ठीक है जी। उसके बाद ये काम किया जाता है 50 टू 56 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद एक्सटेंशन के टाइम पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया जाता है, और यहाँ पे जो एंजाइम होता है दैट इज टैक पॉलीमरेज। ये थर्मोस्टेबल है, हीट स्टेबल एंजाइम है। तो ये तीनों स्टेप आप यहाँ पे देख रहे हो। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। पहला स्टेप क्या किया हमने? डीनेचुरेशन किया, तो डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। उसके बाद प्राइमर ऐड किया, दैट इज नोन एज एनिलिंग। हीट स्टेबल एंजाइम टैक पॉलीमरेज ऐड किया। दिस टैक पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया थर्मस एक्विटिकस। ये हीट स्टेबल है। अब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बन गए। तो थर्ड स्टेप हो गया, दैट इज, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दिस इज एक्सटेंशन। ठीक। आप जितनी कॉपी चाहिए इसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 2 रेज पावर n। मान लीजिए 4 है, 2 रेज की पावर 4 क्या हो गया? 16। अभी 16 1 आ गया, लेकिन 2 स्ट्रैंड है तो 16 इंटू 2, तो 32 कॉपीज बन गई इसमें। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कि अमाउंट को भी हमने बढ़ा लिया। अब क्या करना पड़ेगा जी? अब करना ये पड़ेगा कि भैया इसको इंसर्ट करना पड़ेगा, इंसर्शन इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक। जो रिकम्बिनेंट डीएनए बना था हमारा, उसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना है। तो बहुत सारे मेथड हमने डिस्कस किए थे अभी, जिसकी हेल्प से हम उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इनटू होस्ट सेल, है ना। अब जो ये फॉर्मूला मैंने बताया था अभी आपको, इसके हेल्प से आप डिजायर्ड नंबर निकाल सकते हैं। तो जो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है उसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? फोरेंसिक साइंस में इसको यूज किया जा सकता है, डिजीज के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जा सकता है, एवोल्यूशनरी स्टडीज में इसको यूज कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और म्यूटेशंस को फाइंड आउट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है। अब इंसर्ट भी कर दिया। इंसर्शन के बाद क्या होगा? ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, कि जो डिजायर्ड था वो हमें मिला कि नहीं मिला। ठीक है। कि जो फॉरेन जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। एप्रोप्रिएट कंडीशंस में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है। तो क्लोन कर लिया हमने जो जीन था हमारा इंटरेस्ट का, ऑप्टिमाइज कंडीशन दे दी हमने, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन उसका स्टार्ट हो जाता है, जिससे रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स बन जाते हैं।
अब ये दो लेवल पे की जा सकती है, स्मॉल स्केल पे की जा सकती है और लार्ज स्केल पे की जा सकती है। स्मॉल स्केल पे ये करेंगे लेबोरेटरी में, लेकिन लार्ज स्केल में ये इंडस्ट्रियल बेसिस पे की जाती है, इंडस्ट्रीज में की जाती है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब होता है तो उसमें दो मेथड, दो टेक्निक नॉर्मली हम यूज करते हैं बेटा। दो मेथड या दो टेक्निक यूज की जाती है। एक को कहते हैं बैच कल्चर और एक को कहते हैं कंटिन्यूअस कल्चर। दोनों में डिफरेंस क्या है? बैच में तो भैया कि डिजायर एक 100 लीटर का एक अमाउंट डाल दिया, उससे जितना प्रोडक्ट बन गया वो एक पर्टिकुलर लोट हो गया, एक बैच हो गया। कंटिन्यूअस कल्चर में क्या करते हैं, एक तरफ से हम सबस्ट्रेट ऐड करते रहते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती रहती है, वहां से रिमूव करते हैं, कंटिन्यूअसली सबस्ट्रेट इज एडेड, तो प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो बायोरिएक्टर्स यूज किए जाते हैं। बायोरिएक्टर्स क्या है? लार्ज वेसल्स हैं। दीज आर लार्ज वेसल जो नॉर्मली 100 से 1000 लीटर कैपेसिटी के होते हैं, ठीक। जहां पे रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल इज बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है? अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस, अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस। ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होती है? ये सारी की सारी चीजें उसमें मेंटेन की जाती है। पीएच, टेम्परेचर, एयर, स्ट्राइल एयर उसमें प्रोड्यूस की जाती है, फोम कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें यूज की जाती है। नॉर्मल एक जो बायोरिएक्टर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। दो टाइप के बायोरिएक्टर्स कॉमनली यूज किए जाते हैं, सिंपल स्टीयरिंग टाइप एंड स्पार्क स्टीयर टाइप टैंक रिएक्टर। तो देखिए इसमें क्या है, मोटर होती है जो इन ब्लेड्स को मूव करती है, स्टराइल एयर सप्लाई की जाती है, स्टीम दी जाती है, पीएच कंट्रोल होता है, एसिड बेस कंट्रोल होता है। दोनों टाइप के बायोरिएक्टर्स में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे फोम की वजह से जो बबल्स बनते हैं वो ऑक्सीजन ट्रांसफर का एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये सिंपल आपकी जो वॉशिंग मशीन होती है उसकी तरह काम करती है, ठीक है। तो एक टिपिकल बायोरिएक्टर में क्या क्या होता है? एक एजिटेटर सिस्टम होता है, देयर इज वन एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, थर्ड वन इज फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। ये सारे के सारे पैरामीटर्स वहां पे कंट्रोल किए जाते हैं। पीएच कंट्रोल भी होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम, सैंपलिंग पोर्ट होती है, ठीक। तो ये दो टाइप होते हैं। उसके बाद की जाती है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या होगा कि हमने भैया फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करवा दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, होस्ट में चला गया, कॉम्पिटेंट हो गया होस्ट, और डिजायर प्रोडक्ट भी बन गया। लेकिन उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने से पहले उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, सारे पैरामीटर्स उसके चेक किए जाते हैं। इट इज इंक्लूडेड इन डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, ठीक है ना, कि जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे चेक किए जाएंगे। ये ओवरऑल व्यू है जो भी प्रोसेस हमने पढ़ी। देखो एक तरफ हमारे पास क्या थी, डोनर सेल थी जहां से हमने फॉरेन डीएनए आइसोलेट किया, दूसरी तरफ हमारे होस्ट सेल थी, बैक्टीरियल सेल, जहां से हमने प्लाज्मिड लिया। अब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से दोनों को कट कर दिया और लाइगेज एंजाइम की हेल्प से उनको ज्वाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करवा दिया होस्ट सेल में, जहां पे ये अपना रेप्लिकेशन शो करेगा और क्लोन्स बना देगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। तो नंबर ऑफ कॉपीज आर फॉर्म्ड और उससे डिजायर प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है।
लेकिन डिजायर्ड प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने से पहले उसका सेपरेशन, उसकी प्यूरिफिकेशन की जाती है प्रोडक्ट की, विच इज नोन एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर था। फिर भी कोई कंफ्यूजन है आपको, कोई इफ बट है, कोई किंतु परंतु आपके दिमाग में है, तो आपको करना क्या है, आपको अपनी स्टडी डेस्टिनेशन बाय नीति के कमेंट सेक्शन में पूछना है बेटा। बात कर लेते हैं सेकंड चैप्टर की, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, किस किस फील्ड में इसको वाइडली यूज किया जाता है। बच्चों, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं जो मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। सबसे पहला जो आता है दैट इज बेस्ट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से यहाँ पे मतलब है बच्चों कि ऐसा माइक्रोब या वहां से प्योर एंजाइम ऑब्टेन करना इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, राइट। सेकेंडली, वहां पे ऑप्टिमल कंडीशंस मेंटेन करना। ऑप्टिमल कंडीशन का मतलब स्टेराइल, कॉन्टामिनेशन फ्री कंडीशंस को मेंटेन करना, जिससे कि जो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है वो सक्सेसफुली अपनी ग्रोथ कर सके। और उसके बाद जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, कि किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में भेजने से पहले उसकी केमिकल टेस्टिंग कर देना, उसकी चेकिंग कर देना, क्वालिटी चेक कर देना, वो तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है, राइट। इंडिया में ट्रेडिशनल फार्मिंग के बाद एग्रोकेमिकल बेस्ड फार्मिंग स्टार्ट हुई ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। आप में से कितनों को पता है हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए हु इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। चलिए बताइए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से 2 मेन चेंजेस आए। नंबर 1, यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, वो स्टार्ट हो गया। एंड सेकेंडली, जो केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, उनका यूज स्टार्ट हो गया, राइट। चलिए मैं बताता हूँ। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, लेकिन वर्ल्ड वाइड डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। याद रहेगा आपको, नॉर्मन बोरलॉग इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ट्रेडिशनल फार्मिंग से हम ग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ क्यों आए? क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रही थी, एंड टू फीड दैट इंक्रीज पॉपुलेशन हमें वैरायटी इंप्रूवमेंट करना जरूरी था, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी था। दैट्स व्हाई वी शिफ्टेड टुवर्ड्स ग्रीन रिवोल्यूशन। इसकी वजह से कुछ बेनिफिट्स हुए कि क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव हुई, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, एंड अल्टीमेटली फार्मर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई। बट कहते हैं ना, हर चीज के बेनिफिट हैं तो कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो देयर वर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन आल्सो। उसकी वजह से ये जो केमिकल्स आप देख पा रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जब ये हमारे फूड चेन में एंटर करते हैं तो दे कॉज बायोमैग्निफिकेशन। ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, कि हार्मफुल टॉक्सिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की जब कंसंट्रेशन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स में बढ़ जाती है ना, तो ये हार्मफुल इम्पैक्ट्स हो गए। तो हमें शिफ्ट होना पड़ा एग्रोकेमिकल बेस्ड फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, जहां पे जो फार्मर्स हैं वो मैन्योर्स यूज करते हैं, वो बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं, ये सारी चीजें यूज होती हैं टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। बट नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी लिमिटेशंस के बाद अब हमें दूसरे नए मेथड्स की तरफ जाना पड़ रहा है, विच इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जहां पे फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। तो ऐसी क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? जीएम क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है,
तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कंसेप्ट है उसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो मेनली पहले हम इसकी बात करेंगे, बाद में हम ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोई बेनिफिशियल जीन है, जैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात करें तो उस बेनिफिशियल जीन का जो सेगमेंट है वो कट करके और वो डिजायर्ड होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जहां वो सक्सेसफुली रेप्लिकेट करके अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स अब मेनली हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए प्लांट, बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल सबको यूज किया जा सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में, बट अभी मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो जब प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है तो क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं? सबसे पहला जो बेनिफिट होता है बच्चों कि उनमें टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है अगेंस्ट एबायोटिक फैक्टर, अगेंस्ट एनवायरमेंटल कंडीशन, चाहे वो हम टेम्परेचर की बात करें, लो और हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट, ड्रॉट के अगेंस्ट या सैलिनिटी के अगेंस्ट। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट्स एंड इट रिड्यूसेस आवर डिपेंडेंस ऑन केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वो डिपेंडेंस भी हमारी कम हो जाती है। इससे हम न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव कर सकते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट्स की। फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस, जो विटामिन ए इनरिच्ड राइस है, एंड इट गिव्स ए अल्टरनेटिव रिसोर्स फॉर इंडस्ट्रीज की बायोफ्यूल्स के लिए, बायोफार्मास्यूटिकल्स में आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे बच्चों, दैट इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। उसके बाद हम पेस्ट रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे, लेकिन पहले इंसेक्ट रेजिस्टेंस, कि इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर दें। एक प्लांट होता है, सॉरी एक पैथोजन होता है, एक निमेटोड होता है, या पहले चलिए हम बीटी कॉटन की बात कर रहे हैं ना, पेस्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, जिसको हम शॉर्ट में बीटी कहते हैं। ये बैक्टीरिया नेचुरली मिलता है सॉइल में, नेचुरली इट इज फाउंड इन सॉइल, राइट। अब ये करता क्या है बच्चों, ये एक क्रिस्टल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसको कॉमनली हम कहते हैं बीटी टॉक्सिन या क्राई प्रोटीन। ये पेस्ट रेजिस्टेंट डेवलप कर देता है क्रॉप प्लांट में। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे क्राई प्रोटीन को कैपिटल सी से लिखा जा रहा है, लेकिन जब हम जीन की बात करेंगे तो वो भी क्राई की फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन वो स्मॉल सी होगा। ठीक है, चलिए अब ये कैसे एक्ट करता है देखिए। और इसी के बेसिस पे अदर टाइप ऑफ प्लांट्स वर आल्सो डेवलप, कि बीटी सोयाबीन, बीटी टोमेटो, बीटी कॉटन, बीटी राइस भी डेवलप किए गए। इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। देखिए बैसिलस thuringiensis, जिसको हम बीटी कह रहे हैं, वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है विच इज क्राई प्रोटीन। ये क्राई प्रोटीन इस बैक्टीरिया में, कौन से बैक्टीरिया में, बैसिलस thuringiensis में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये बैक्टीरिया में सेल लाइसिस या उसकी किलिंग नहीं करता। लेकिन जैसे ही कोई लेप्डोटेरन या आर्मी वोम या क्लियोप्टेरन या कोई भी इंसेक्ट हम कह सकते हैं, उसके ऊपर फीड करता है, तो उसकी गट में जाके, उसकी इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम की वजह से, एल्कलाइन मीडियम की वजह से ये जो क्राई प्रोटीन था, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल्स प्रोड्यूस कर देता है, जो एक्ट करते हैं रिसेप्टर्स पे। रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट है, गट में ही, एंड इट कॉजेज पोर्स ड्यू टू विच सेल स्वेलिंग अकर्स। सेल स्वेलिंग causes cell lysis and death of the insect occurs। ठीक है, तो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन। अब वो वाला आंसर आपको यहां से मिल गया होगा कि व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल बैसिलस, क्योंकि वहां पे ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया में
इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट, इसको एल्कलाइन मीडियम की जरूरत होती है टू बिकम एक्टिव। तो जैसे ही क्राई प्रोटीन को कंज्यूम किया किसने, बैक्टीरिया सॉरी इंसेक्ट ने, वो एल्कलाइन पीएच की वजह से सोलिबलाइज हो गया, टॉक्सिन एक्टिवेट हो गया, गट के रिसेप्टर के साथ बाइंड करके पोर्स क्रिएट कर देता है, causes सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस। बड़ा सिंपल सा है। इट एक्ट्स ऑन वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स, चाहे वो हम लेप्टोटेरेंस की बात करें इन द फॉर्म ऑफ टोबैको वुडवर्म या आर्मीवॉर्म, या डिप्टेरियंस हो, फ्लाइज और मॉस्किटोज या बीटल्स हो, सबके ऊपर एक्ट करता है। बट इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक। ये स्पीशीज स्पेसिफिक क्या है, जैसे क्राई 1 AC और क्राई 2 AB, ये दोनों के दोनों बच्चों एक्ट करते हैं अगेंस्ट कोटल वॉल्वॉर्म, जबकि क्राई 1AB एक्ट करता है कोर्न बोरर पे। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज स्पेसिफिक है। क्राई 1AC क्राई 1AB मतलब ये दोनों 1 और 2 किसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, कोटल वॉल्वॉर्म के ऊपर, और 1AB कोर्न बोरर के ऊपर। अब देखो मैंने क्या कहा था, जीन भी होगा, प्रोटीन भी होगा, सी से यहाँ पे स्मॉल सी और यहाँ पे कैपिटल सी लिखा जाएगा। क्लियर बच्चों, ये सिंबल्स भी आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ प्रोटीन सिंबल इज ऑलवेज कैपिटल, जबकि जीन के केस में हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। अब दूसरा है आरएनए इंटरफेरेंस, ये एग्जांपल है। अभी हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंस की बात करी, अब हम पेस्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, कि प्लांट में ही पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। ये आरएनए इंटरफेरेंस नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है यूकैरियोट्स में। ये प्रोसेस जो है नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है। आपको पता है कि डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है बाय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और इस आरएनए से प्रोटीन बनता है बाय ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है या ये आरएनए है, ये मैसेंजर का काम कर रहा है कि यहां से इंफॉर्मेशन लेके यहां से पास कर रहा है। क्लियर बच्चों। अब निमेटोड्स क्या होते हैं, चलो बताओ। निमेटोड्स आर राउंड वॉर्म्स, निमेटोड्स आर राउंड वॉर्म्स। निमेटोड्स प्लांट में और एनिमल्स में सरवाइव करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अब ऐसा ही एक निमेटोड है मिलेडोगाइने इनकोग्निटा, जो कि टोबैको प्लांट्स की रूट्स में रहता है, वहां पे इन्फेक्शन करता है, और उसकी वजह से जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम कर देता है, क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है टोबैको प्लांट्स में। तो दो साइंटिस्ट, फायर या फिरे भी कह सकते हो आप, फायर मैं बोलता हूं कि याद रह जाए, फिरे एंड मेलो, इन्होंने 1998 में एक टेक्निक डेवलप की जिसको कहा गया आरएनए इंटरफेरेंस फॉर कंट्रोलिंग दीज पेस्ट, या पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने की। इसमें क्या किया जाता है, देखो इसमें क्या किया जाएगा, जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन है, निमेटोड कौन सा है हमारा, मिलेडोगाइनी इनकोग्निटा, एमआई से मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है। वो इंट्रोड्यूस किया गया इनटू द होस्ट प्लांट, ये हमारा होस्ट प्लांट है। किसकी हेल्प से यूज किया गया, एक वेक्टर यूज किया गया। यहाँ पे वेक्टर क्या है, बैसिलस थुरिंजिनेसिस, बैसिलस थुरिंजिनेसिस। इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं प्लांट्स में, ठीक है। अब वेक्टर की हेल्प से ये जो निमेटोड मेलेडोगाइने इनकोग्निटा स्पेसिफिक जीन है वो होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी वजह से देखो, नॉर्मल एमआरएनए जब बनता है तो इनमें एक स्ट्रैंड बनता है जिसको हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन होती है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन होती है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, जिसमें एक सेंस स्ट्रैंड होगा और दूसरा एंटी सेंस, नॉन सेंस नहीं, एंटी सेंस। तो हमारे पास क्या हो गया, एक सेंस एक एंटी सेंस, और नॉर्मल एक सेंस स्ट्रैंड। बात समझना, एक सेंस उसका एंटी सेंस और एक नॉर्मल सेंस, जो हमने पर्पसली डेवलप करवाया है, ठीक है ना, जो पर्पसली डेवलप करवाया गया है।
तो अब क्या होगा, जो जो एंटीसेंस है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस सेंस स्ट्रैंड। तो अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस सेंस एंड एंटी सेंस डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो था, इसका एंटी सेंस इसके एमआरएनए सेंस स्ट्रैंड के साथ जुड़ गया, तो कोई प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने एमआरएनए को ही साइलेंस कर दिया, उसको इंटरफेयर कर दिया, उसकी प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दिया, एमआरएनए की एक्सप्रेशन ही रुक गई, तो कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, तो ग्रोथ नहीं होगी निमेटोड की, ग्रोथ नहीं होगी तो इट कॉजेज डेथ ऑफ द निमेटोड। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से निमेटोड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया जाता है। ये मैं बता रहा था ना स्टार्टिंग में कि ये सेलुलर डिफेंस है किसमें, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो बात हो गई एग्रीकल्चर में इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बीटी कॉटन का एग्जांपल आपने देखा, आपने बैसिलस thuringiensis का एग्जांपल आपने देखा। अब उसके बाद बात करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, मेडिसिन में इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। प्रेजेंटली वर्ल्ड वाइड 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज, उसमें से 12 तो इंडिया में भी यूज किए जाते हैं। तो मेडिसिन में यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन कैसे यूज करेंगे, उसका क्लासिकल एग्जांपल जो है ना, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है इसका एग्जांपल। आपको पता है कैसे होती है एक डिजीज, डायबिटीज, जहां पे ब्लड ग्लूकोज या शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है कहां से प्रोड्यूस होता है, पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं दे प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। डिफरेंट टाइप का जो फूड हम कंज्यूम करते हैं ना, वहां से ग्लूकोज लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी का, ठीक है। बात समझ में आ गई, यहां तो कोई समस्या है तो बताओ। तो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, नॉर्मल कंडीशन है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, है ना। पहले क्या किया जाता था, पहले इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था स्लॉटर्ड कैटल से और पिग्स से, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती थी ह्यूमन बीइंग्स में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया गया। अब आप लोग ये पूछ सकते थे कि सर इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, ओरली क्यों नहीं देते, बाकी मेडिसिन भी तो ओरली दी जाती है, तो इंसुलिन को ओरली क्यों नहीं दिया जाता डायबिटिक पेशेंट्स को। बिकॉज जो डाइजेस्टिव जूस है हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में, वो इस इंसुलिन को ब्रेक कर देंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाने से पहले ही, तो ये अपना काम ही नहीं कर पाएगा, और जब काम ही नहीं कर पाएगा तो फायदा क्या है। तो इसका सॉल्यूशन किसने निकाला, बेंटिंग और बेस्ट ने, दो साइंटिस्ट हैं, बेंटिंग एंड बेस्ट, ठीक है। उन्होंने इंसुलिन की स्ट्रक्चर को स्टडी किया पहले तो। अगर इंसुलिन की स्ट्रक्चर की बात करें सबसे पहले बच्चों, तो इंसुलिन है ना वो 51 अमीनो एसिड्स का बना होता है। 51 अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें दो चेन होते हैं, ए चेन एंड बी चेन, दो चेन है, ए एंड बी चेन। ए चेन में 21 अमीनो एसिड है, बी चेन में 31 अमीनो एसिड्स हैं। और सारी की सारी चेन्स, मतलब दोनों की दोनों चेन्स डाइसल्फाइड ब्रिज के हेल्प से, डाइसल्फाइड बॉन्ड के हेल्प से जुड़ी होती है। एज यू कैन सी हियर, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें, जिसको एसएस लिंकेजेस भी कहते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में, प्रो इंसुलिन फॉर्म में, इसमें एक और स्ट्रेच होता है जिसको सी पेप्टाइड कहा जाता है, विच इज कॉल्ड सी पेप्टाइड। इस सी पेप्टाइड में होते हैं 33 अमीनो एसिड्स, सी पेप्टाइड कंटेन 33 अमीनो एसिड्स। तो जब प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है तो नेचुरली ये सी पेप्टाइड रिमूव हो जाता है,
bacteria cannot made to synthesize insulin from its gene due to presence of introns. बैक्टीरिया में एंजाइम्स नहीं होते टू रिमूव इंट्रोन्स, तो इंसुलिन को कैसे सिंथेसाइज किया जाए? क्योंकि मेन चैलेंज क्या था कि सी पेप्टाइड को रिमूव कैसे किया जाए, राइट? तो एक कंपनी है एली लिली, एक यूएसए बेस्ड कंपनी है एली लिली, उन्होंने इस टास्क को लिया, ठीक है, और उन्होंने आर्टिफिशियली इंसुलिन सिंथेसाइज किया। कैसे किया देखो, सबसे पहले ह्यूमन पैनक्रेटिक सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया, जहां से ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को आइसोलेट किया गया, ठीक है। एक वेक्टर की हेल्प से, जहां पे प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज किया गया और इसको बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, क्योंकि उसमें खुद में तो मैकेनिज्म है नहीं। अब ये रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया बन गया, ठीक है। इस रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया को, जिसमें ह्यूमन इंसुलिन का जीन है, इसको बायोरिएक्टर्स में लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया गया इसका, और एज ए ह्यूमुलिन ह्यूमुलिन इसको मार्केट किया गया। कंपनी कौन सी थी? एली लिली, इन्होंने इसको बनाया। कैसे बनाया? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिया उसका, रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिया उसका, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए को की मल्टीपल कॉपीज बना दी और रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म सेल को चेक किया गया, उसकी स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद उसको बायोरिएक्टर्स में लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया। देखने में बहुत सिंपल सी प्रोसेस लग रही है आपको, लेकिन बहुत टिपिकल था, बट ये एक वरदान है, हम कह सकते हैं, फॉर इंसुलिन पेशेंट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट जो, चलिए पहले ये इसका डिफरेंस देख लीजिए। एनिमल इंसुलिन जो पहले यूज करते थे, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता था, स्लॉटरिंग की जाती थी कैटल्स की, पिग्स की। ये सिमिलर तो था ह्यूमन इंसुलिन के, लेकिन आइडेंटिकल नहीं था, और मैंने बताया था कि एलर्जिक रिएक्शंस होती थी। लेकिन ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता, तो एनिमल की किलिंग नहीं होती, आइडेंटिकल है, एंड नो एलर्जिक रेस्पॉन्सेस, ठीक है ना बच्चे मेरे, याद रहेगा। अब दूसरा यूज, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जहां पे एक डिफेक्टिव या नॉन फंक्शनल जीन को, डिफेक्टिव या नॉन फंक्शनल जीन को रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस बाय हेल्दी फंक्शनल जीन, हेल्दी फंक्शनल जीन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? जीन थेरेपी कहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई समस्या है? यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। जो पहली जीन थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था, वो 1990 में किया गया था, एक 4 साल की बच्ची पे यूएसए में। वो बच्ची सफर कर रही थी एडीए डेफिशिएंसी से। एडीए है एडिनोसिन डीएमिनेज, और ये कंडीशन कहलाती है एससीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, जो 1 लाख बच्चों में से एक में होता है। यहाँ पे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, एडिनोसिन एक्यूमुलेट हो जाने लगता है बॉडी में, एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट ही कह सकते हैं इसको। तो पीपल जिनमें नॉर्मल एडीए जीन नहीं है, वो फंक्शनल एडीए जीन एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और उससे उनका इम्यून सिस्टम नॉर्मल काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए जीन थेरेपी की गई। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम, एडीए जीन है तो वो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एडीए जीन नहीं है तो एडेनोसिन डीएमिनेज नहीं बनता और इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ये देखिए कैसे होता है, डिलीशन होता है जीन, एडीए जीन का, तो उसकी वजह से एडीए एंजाइम नहीं बना और इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। तो उसके लिए क्या की जाती है, जीन थेरेपी की जाती है। क्या की जाती है बच्चों मेरे? जीन थेरेपी की जाती है। 2 तरह की जीन थेरेपी होती है, सोमेटिक जीन थेरेपी
और जर्म लाइन जीन थेरेपी, नाम से समझ में आ रहा है कुछ? जर्म लाइन जीन थेरेपी, सोमेटिक सेल, है ना? सोमेटिक सेल्स में जीन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है टू इंडिविजुअल पेशेंट ओनली, रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिविजुअल पेशेंट ओनली, सिर्फ उसी के लिए हो सकती है जो अफेक्टेड है, उसी में हो सकती है, क्योंकि सोमेटिक सेल्स में चेंजेस कर रहे हैं। ये इनहेरिट नहीं होती पेशेंट से के ऑफस्प्रिंग में या नेक्स्ट जनरेशन में। जर्म लाइन जीन थेरेपी में क्या होगा कि जो जर्म सेल्स हैं वो मॉडिफाई किए जाते हैं। जर्म सेल्स मतलब एग सेल या स्पर्म सेल को मॉडिफाई किया जाता है, राइट? और उनमें फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। क्योंकि जर्म सेल्स में चेंज है तो ये उसके जीनोम का पार्ट हो जाता है, दैट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द जीनोम एंड इट कैन बी इनहेरिटेड, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है? अब जो SCID पेशेंट था उसमें किस तरह से किया गया ये पूरा प्रोसेस देखो। एक नॉर्मल ह्यूमन जीन जिसमें ADA एंजाइम है उसको रेट्रोवायरस में इंट्रोड्यूस किया गया। रेट्रोवायरस का मतलब जिसमें RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है? नॉर्मल ह्यूमन जीन एनकोडिंग एंजाइम ADA इज इंट्रोड्यूस इनटू रेट्रोवायरस। अब ये रेट्रोवायरस क्या करता है? ये रेट्रोवायरस क्या करता है? इन्फेक्ट करेगा लिम्फोसाइट्स को। कौन सी लिम्फोसाइट्स को? चलिए मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखिए यहां से हम देखते हैं कि क्या किया हमने। हमने लिया नॉर्मल जीन जिसमें फंक्शनल ADA है, फंक्शनल ADA एडेनोसिन डीएमिनेज है, और इसको इंट्रोड्यूस किस में करवाया? ये हमारा रेट्रोवायरस। इस रेट्रोवायरस में ये फंक्शनल जीन हमने इंट्रोड्यूस करवा दी, ठीक है? अब रेट्रोवायरस अब क्या करेगा? लिम्फोसाइट्स लिए हमने बोन मैरो से, पेशेंट के बोन मैरो से लिम्फोसाइट ली गई और उनको कल्चर करवाया। क्लियर? यस और नोट? नाउ दिस रेट्रोवायरस infect these lymphocytes. This retrovirus infect these lymphocytes जिसको हमने पेशेंट के बोन मैरो से एक्सट्रैक्ट किया था एंड मेक कॉपी ऑफ इट्स RNA। कॉपिंग हो गई इसकी, मल्टीप्लिकेशन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया। तो रेप्लिकेशन के में क्या हुआ? इसने अपनी कॉपीज बना दी, ठीक है? यहां तक समझ में आ गई बात कि कॉपीज बन गई। अब ये DNA ये नॉर्मल जीन्स को कैरी कर रहा है, अब इसको होस्ट के सेल्स में इंजेक्ट कर दिया, ठीक है? इंसर्ट कर दिया गया, कह सकते हो आप, इंसर्टेड होस्ट सेल क्रोमोसोम। तो रेट्रोवायरस DNA कॉपी बना रहा है अपने RNA की, ठीक है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दिस DNA कैरिंग द नॉर्मल जीन इंसर्ट इनटू द क्रोमोसोम ऑफ द होस्ट सेल। अब ये इंजीनियर्ड सेल्स जो हैं उनको इंजेक्ट कर दिया गया इनटू द पेशेंट्स बोन मैरो, पेशेंट की बोन मैरो में उनको इंजेक्ट कर दिया गया, ठीक है? अब इसमें फंक्शनल ADA जीन आ गया तो इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो गई। तो दिस इज द मेथोडोलॉजी। इसको आप ऐसे समझिए कि रेट्रोवायरस लिया, रेट्रोवायरस में हमने फंक्शनल ADA जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया, रिकम्बिनेंट बन गया। अब पेशेंट की बोन मैरो से लिम्फोसाइट्स ली,
उनको क्या करवाया गया, इन्फेक्ट करवा दिया विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस डीएनए की कॉपीज बना रहा है और उसको फिर इसके क्रोमोसोम में इंसर्ट कर दिया। अब वो कॉपीज लेके जिसमें फंक्शनल एडीए का जीन है री इंजेक्ट कर दी गई इनटू द पेशेंट्स बोन में। ठीक है, बट ये सेल्स इमोर्टल तो है नहीं कि हमेशा, इनका भी तो अपना एक लाइफ स्पेल है। सो इसकी वजह से जो पेशेंट है उसको पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना पड़ता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स के थ्रू। तो क्या इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं हो सकता? परमानेंट क्योर हो सकता है कि अगर जीन थेरेपी कर दी जाए जायगोट या एम्ब्रियो स्टेज पे, तो ये करेक्शन परमानेंट हो सकता है क्योंकि सेल्स डिफरेंशिएटेड नहीं होती उस टाइम पे। तो अगर जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो cells produce ADA is inserted into cells at embryonic stage। ठीक है, तो ये परमानेंट क्योर हो सकता है। तो देखिए ये इस तरह से बोन मैरो हार्वेस्ट की जा रही है फ्रॉम डोनर, जहाँ पे तीनों टाइप की सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट आप देख पा रहे होंगे। और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एक ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें फंक्शनल जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है डेफिशिएंट या एब्सेंट जीन की जगह। तो दिस इज जीन थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑलरेडी मैंने बताया इंट्रावेनस की जाती है, जहाँ पे इन्फ्यूजन किया जाता है सॉल्यूशन का जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है। होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो अगला आता है मेडिकल में ही, दैट इज मोलिकुलर डायग्नोसिस। दैट इज मोलिकुलर डायग्नोसिस कि हर ऑर्गेनिज्म में कुछ यूनिक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं। तो मोलिकुलर डायग्नोसिस स्पीशीज स्पेसिफिक डीएनए को विजिबल करने में हेल्प करता है। तो जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड है डायग्नोसिस के, उसमें यूरिन एनालिसिस किया जाता था, सीरम एनालिसिस किया जाता था, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस थी। इसका ड्रॉबैक क्या था? ये टाइम कंज्यूमिंग थी। तो बाय द टाइम जब उसका रिजल्ट आता था तो कई बार इंफेक्शन स्प्रेड हो चुका होता था, राइट? और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं थे। ठीक है ना, अर्ली डिटेक्शन नहीं होता था इसमें, अर्ली डिटेक्शन वाज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मॉडर्न डायग्नोस्टिक मेथड्स को डेवलप किया गया जिसमें पीसीआर, एलाइजा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो पीसीआर ऑलरेडी हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। अब आप में से कौन बच्चा बताएगा इसमें कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया जाता है और वो कहां से ऑब्टेन होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ अबाउट एलाइसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। पेप्टाइड्स को, प्रोटीन्स को, एंटीबॉडीज को या हार्मोन्स को डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है। ये इसकी हेल्प से पता लगाया जाता है कि एंटीबॉडीज किसी इन्फेक्शन की वजह से तो डेवलप नहीं हुई है। ठीक है ना, एप्लीकेशंस कहाँ है? फूड एलर्जीज का पता लगाने के लिए, डिटेक्शन ऑफ एचआईवी, बर्ड फ्लू, एंटीजन, प्रेगनेंसी हार्मोन्स, ड्रग्स, एलर्जेंस, इनके लिए इसको यूज किया जाता है। इवन थायराइड डिसऑर्डर्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है, थायराइड डिसऑर्डर्स। ठीक है जी, एसटीडीज के लिए भी इसको यूज किया जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, हेपेटाइटिस, बहुत सारी जगह पे इसको यूज किया जाता है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। बेसिक प्रिंसिपल इज इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इट कैन डिटेक्ट very small amount of प्रोटीन, चाहे वो एंटीजन है या वो एंटीबॉडी, उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट को भी ये डिटेक्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्कलाइन फॉस्फेटेज। कौन सा एंजाइम इसमें यूज होता है?
एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरा मेथड हो गया। तो हमने बात कर ली एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं, हमने बात कर ली मेडिसिन में कैसे यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ऐसा एनिमल जिसमें फॉरेन जीन को पर्पसली इंसर्ट किया गया है, वो क्या कहलाता है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, फॉरेन जीन इज पर्पसली इंसर्टेड, कि हम चाहते हैं एक बेनिफिशियल जीन है, ठीक है, तो उस जीन को हम माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से एग सेल में डोनर का जीन है, इंसर्ट कर दिया एग सेल में, और उससे जो नई काऊ बनी, सॉरी या गोट बनी, वो क्या कहलाएगी? ट्रांसजेनिक गोट कहलाएगी। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बेनिफिट्स क्या है? कि नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को स्टडी कर सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने इंसुलिन की बात करी थी, तो स्टडी ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन insulin like growth factors, involved in insulin like growth factors, उसकी स्टडी करने में हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक एक करके मैं सारे बताता हूँ आपको। जैसे जो ट्रांसजेनिक एनिमल हमने डेवलप किया, उससे ये वाला तो ही कर ही लिया हमने, कि इंसुलिन लाइक जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो एक ऐसा हार्मोन है जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर में इंसुलिन के सिमिलर है। तो जो चाइल्डहुड ग्रोथ है, एनाबॉलिक इफेक्ट है एडल्ट्स में, उनको स्टडी करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम डिजीज की स्टडी करने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कैंसर, एल्जाइमर्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस या रोमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे डिजीज, क्योंकि इसको एज ए मॉडल यूज किया जाता है। ह्यूमन बींग्स पे तो ट्रायल कर नहीं सकते, है ना, तो इसलिए लोअर एनिमल्स पे वो ट्रायल्स किए जाते हैं, जिससे कि हम जो डिजीज है उनकी स्टडी, उसके ट्रीटमेंट डेवलप कर सके। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे पोलियो वैक्सीन डेवलप की गई, तो उस जो भी कोई भी वैक्सीन डेवलप करते हैं तो पहले स्मॉलर सिंपल ऑर्गेनिज्म पे ट्राई किया जाता है। केमिकल सेफ्टी कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग हो सकती है। क्लोन्स की प्रोडक्शन हो सकती है इसके अलावा। और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की स्टडी, मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीजेस, जिसमें हो सकता है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हो, तो उनकी टेस्टिंग के लिए यूज की जा सकती है। इसका क्लासिकल एग्जांपल पता है क्या बच्चों? ये है, ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन AAT ह्यूमन प्रोटीन, जो लंग्स को एम्फाइसेमा से रोकता है। क्लास 11th में रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर्स में आपने पढ़ा है एम्फाइसेमा, राइट, तो उसके पेशेंट से उसको बचाता है। उसके अलावा ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी 1997 में ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोवाइड करती है, जिसमें ह्यूमन जीन होता है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। लैक्ट एल्ब्यूमिन इस मिल्क में 2.4 ग्राम ह्यूमन प्रोटीन पर लीटर ऑफ मिल्क होता है। तो मोर बैलेंस प्रोडक्ट है ह्यूमन बेबीज के लिए देन नेचुरल काउ मिल्क। तो बेबीज और ओल्ड वन, जहाँ पे डाइजेस्टिव या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके लिए इसको वाइडली यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक यूज है। क्या आप बता सकते हैं ट्रांसजेनिक काऊ तो मैंने बता दी, ट्रांसजेनिक फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी कौन सा था? फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी वाज एंडी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक, ठीक, एंडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, लैक्ट एल्ब्यूमिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा प्रोटीन कंटेंट उसमें होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। डोगी, DOGI, डोगी वाज फर्स्ट ट्रांसजेनिक डॉग, डॉग को डोगी ही के नाम से ही बनाया गया। लेकिन जब इस तरह की चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं तो कुछ एथिकल इश्यूज उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है ना, कि द मेन बायोएथिकल कंसर्न
is introduction of transgene from one species to another species. इंटीग्रिटी जो है स्पीशीज की, इंटीग्रिटी जो है स्पीशीज की, वो उसका कंसर्न होता है, क्योंकि एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी स्पीशीज इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड, उनकी अपनी आइडेंटिटी है। तो अगर हम उसके जीन्स में कुछ मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, उनमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो इंटीग्रिटी को अफेक्ट ना हो, क्रूरलिटी ना हो, किलिंग ना हो, अननेसेसरी किलिंग ना हो एनिमल्स की, उसको उनको प्रॉपर ट्रीट किया जाए। तो ये एथिकल स्टैंडर्ड जो है वो सेटअप किए जाते हैं टू मॉनिटर एंड रेगुलेट द मोरालिटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हेल्प एंड हार्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ह्यूमन बीइंग्स इल ट्रीट ना करें बाकी एनिमल्स को, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन जीव इनटू एनिमल्स या वाइस वर्सा कर दें, यूज ऑफ एनिमल्स कॉजेस ग्रेट सफरिंग टू देम, मैंने बताया ऑलरेडी। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये एथिकल इश्यूज का कंसर्न आता है, ठीक है। पेटेंट, पेटेंट क्या होता है बताओ? पेटेंट एक सेट है राइट्स का, कि मेरा इस पे हक है। और क्योंकि हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बायो पेटेंट। बायो पेटेंट, राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कमर्शियल यूज। ये राइट है, किसने दिया ये राइट? गवर्नमेंट ने दिया। किसको दिया? इन्वेंटर को दिया। क्या दिया? टू प्रिवेंट अदर्स फॉर यूज, टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कमर्शियल यूज ऑफ हिज इन्वेंशन फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड, ठीक है। तो बायो पेटेंट किसके लिए दिया जा सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन्स के लिए दिया जा सकता है, डीएनए सीक्वेंसेस के लिए दिया जा सकता है, डीएनए सीक्वेंसेस के लिए दिया जा सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेन्स के लिए दिया जा सकता है, ठीक है जी। प्रोटीन इनकोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस के लिए दिया जा सकता है, सेल लाइंस के लिए दिया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनके लिए बायो पेटेंट दिया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायो पेटेंट? क्योंकि बायो पेटेंट जो है ये अलाउ करता है प्राइवेट मोनोपोली राइट ओवर सेल्स, जीन्स या अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। भाई जिसने काम किया है, किसी फील्ड में अपना टाइम लगाया है, पैसा लगाया है, तो उसको कुछ राइट तो होना चाहिए ना। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है कि डायरेक्ट इंसेंटिव मिलेगा, इंसेंटिव फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। और इसी सबको मॉनिटर करने के लिए जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई जाती है, जो वैलिडेट करती है जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च को, जो हम बात कर रहे थे एथिकल इश्यूज को, उसको भी मॉनिटर करती है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, है ना। अब बायो पायरेसी, सॉरी बायो पेटेंट की बात करें तो इसका मिसयूज भी बहुत होता है। अब आप सबको शायद पता होगा कि राइस जो एशिया का एग्रीकल्चरल हिस्ट्री में हजारों साल से है, और इंडिया में राइस मेजर फूड क्रॉप्स में आती है। 2 लाख से ज्यादा वैरायटी मिलती है कंट्री में, और बासमती की 10,000 से ज्यादा, मोर देन 10,000 वेराइटीज ऑफ बासमती राइस आर फाउंड इन इंडिया। लेकिन क्या हुआ, 1997 में एक अमेरिका की कंपनी राइस टेक, उन्होंने बासमती के अगेंस्ट पेटेंट ऑब्टेन कर लिया यूएस में, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। उन्होंने क्या क्या, उन्होंने इंडियन बासमती राइस को सेमी ड्वार वैरायटी के साथ क्रॉस करवा के एक नई राइस वैरायटी डेवलप कर ली, और कहा कि ये तो हमने नई वैरायटी डेवलप की है। पेटेंट ने रोक दिया, दूसरे लोग उसको ग्रो भी नहीं कर सकते, उसको सेल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया, ठीक है, और ऑब्जेक्शन के बाद उस पेटेंट को रिव्यू किया गया एंड राइस टेक ने अपना क्लेम खो दिया। ऐसे ही टर्मरिक के अगेंस्ट, नीम के अगेंस्ट भी ऐसे ही पेटेंट्स लाए गए, जो कि नेटिव कह सकते हैं हम, हजारों साल से हम इंडियन सिस्टम में इनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक और वर्ड होता है बायोपायरेसी। यूज ऑफ बायोपायरेसी तो आप समझते हो ना, पायरेटेड सीडीज, पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं,
कि किसी की ओनर, जो ओरिजिनल ओनर है, उसकी परमिशन के बिना उसके प्रोडक्ट्स को इल्लीगली अल्टर करके या किसी भी फॉर्म में यूज करना, दैट इज नोन एज बायोपायरेसी। इट इज ए थेफ्ट, ये चोरी है। ठीक है। तो यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज और द पीपल कंसर्न विदाउट एनी कंपनसेटरी पेमेंट, तो या तो उसका आप फीस दो या परमिशन लो। लेकिन अगर आप दोनों ही नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हो? बायो पायरेसी कर रहे हो। मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जो टर्मरिक है, नीम है, उनके कैप्सूल बना बना के बेचे जा रहे हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये इसको थेरेपेटिक हर्ब के नाम से बेचते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम का क्या है बच्चों? ड्यू टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसी? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उन्होंने अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो बायोडायवर्सिटी है, उसका तो लॉस कर दिया। अब वहां पे बच गए जंगल, वहां पे बायोडायवर्सिटी नहीं है, तो क्या करते हैं? दूसरी जगह से चीजों को चुरा चुरा के लेके आते हैं। तो ये बायोपायरेसी का पार्ट है। ठीक है। तो इंडियन पेटेंट बिल वाज पास्ड रिगार्डिंग दिस, जो ये कहता है कि बायोपायरेसी, पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस इसके, या जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव हैं, वो कंसिडरेशन के अंडर होंगे। उनको टाइम टू टाइम चेक किया जाएगा बाय गवर्नमेंट। लेकिन उससे भी खतरनाक जो चैलेंज हमारे सामने आ रहा है बच्चों, कि हमारा फ्यूचर ये होने वाला है कि बायो वेपन्स, बायोलॉजिकल वारफेयर। हमने बायो पैरेसी की बात कर ली, हमने बायो पेटेंट की बात कर ली, अब आता है बायो वार, बायोलॉजिकल वारफेयर। यस, ऐसा वार जो बायोलॉजिकल वेपन से लड़ा जाएगा। बायोलॉजिकल वेपन जिसमें यूज होंगे, कि इंसानों को तो जाने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजिकल वेपन्स यूज होंगे अगेंस्ट क्रोप्स, अगेंस्ट ह्यूमंस, एनिमल्स। और ये 5 टाइप के बायो वेपन्स नॉर्मली यूज होने वाले हैं नियर फ्यूचर में, जिसकी वजह से, और इसमें से 3 सबसे प्रोमिनेंट ये हैं, 3 सबसे प्रोमिनेंट ये हैं। 1942 में ही बच्चों, आप सरप्राइज हो गए, ब्रिटेन ने बहुत सारे अमाउंट में एंथ्रेक्स के स्ट्रेन डेवलप कर लिए थे। ठीक है। नाजी प्रिजनर्स को इन्फेक्ट किया गया था विद रिकेटेशिया स्पीशीज। डिजीज कोज बाय वेपन, जिसमें आपकी कौन कौन से डिजीजेस आ जाएंगी जो कि कोज होंगी? एंथ्रेक्स हो जाएगा। ये 5 तो है ही है, जो मेनली ये 3 ऑर्गेनिजम्स भी हैं इसमें। सो दिस इज अ रियल थ्रेट नाउ। क्यों? क्यों होगा ये? व्हाई बायो वेपन्स विल बी यूज्ड? व्हाई बायो वेपन्स एज कंपेयर टू कन्वेंशनल वेपन्स? दे आर लो कॉस्ट वेपन्स है। ठीक है। मोर कैजुअलिटीज, कॉज मोर डैमेज करेंगे। वारफेयर में तो यही होता है, जो ज्यादा नुकसान करे वो बेस्ट वेपन है। तो लो कॉस्ट भी है, मोर डैमेज भी करेगा देन कन्वेंशनल या केमिकल वेपन्स। एक बार रिलीज कर दिया, बात खत्म। तो क्या इसके अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन नहीं है? प्रोटेक्शन भी है। प्रोटेक्शन क्या होगी? यूज मास्क, राइट? रेस्पिरेटर मास्क या गैस मास्क यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव शेल्टर्स हो, राइट? वैक्सीनेशन हो उसके अगेंस्ट जो भी यूज कर रहे हैं, और उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स अवेलेबल। तो बच्चों ये है आपका चैप्टर, जहां पे हमने डिफरेंट फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी का यूज देखा, वेदर इट्स एग्रीकल्चर, इट्स मेडिसिन, इट्स इंडस्ट्रियल यूज, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, बायोवार, बायोपायरेसी, बायो वेपन्स, सब कुछ हमने देख लिया। बायो पेटेंट, एथिकल इश्यूज। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है, तो हमेशा की तरह आपको करना वही होता है, आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन पे आए, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछें, राइट?
एक सेकेंड, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछें। आई कैन प्रोमिस यू आपके मार्क्स में ड्रास्टिक चेंज आपको दिखेगा विद इन 1 मंथ। आप बोर्ड एग्जाम से पहले अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड फील करोगे दैट 95 प्लस इज इजीली अचीवेबल, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर डिस्कस होंगे, सारे के सारे 10 साल के पीवाईक्यूज डिस्कस हो जाएंगे, तो उसके बाद बचेगा क्या? बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। अगर आप चैनल पर अभी नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बेटा कहते हैं ना कि इंसान को मीन नहीं होना चाहिए। अगर आप बेनिफिट उठा रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी बेनिफिट उठाने दीजिए, ठीक है ना? कीप स्टडी।